अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 लेक्चर 10 स्टार्ट हो गया जी। और मैं बच्चों से अर्ज़ ये कर रहा था ऑनलाइन रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले कि रीवैल्यूएशन वाला सवाल कल किया था, यानी एक एसेट रीवैल्यू हो रहा था, तो उसमें आपको कोई मसला तो नहीं हुआ? आपको ये तो नहीं लग रहा कि कोई सिर्फ रीवैल्यूएशन वाला सवाल हम अलग से करें और फिर नोट वाले सवाल के अंदर उसको करें? बाकी इसकी इंशाल्लाह IAS 12 में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। IAS 16 क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसकी रीवैल्यूएशन की रिवीजन फिर मैं करवा दूंगा वहाँ पे, क्योंकि IAS 16 वाली एडजस्टमेंट फिर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर IAS 12 में मिक्स होके आती है, काफ़ी दफ़ा नज़र आएगी आपको, तो वो फिर वहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 और 20 मैंने कल करवाए थे, इनमें कोई मसला आया तो बताएं, कोई क्वेश्चन किसी किस्म का? चलें, आज फिर हम SIC 32 करेंगे जी, जो डील करता है इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट्स के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये। IAS 38 का क्वेश्चन आपको FAR के अंदर भी आया इस दफ़ा, ऐसे ही है। उसमें वेबसाइट कॉस्ट तो नहीं थी, तो फिर देख लो, अब वहाँ से यहाँ पे आ गया तो वो तो ज़रूर ही पूछ लेगा, मुझे लगता है वेबसाइट कॉस्ट, और बहुत दफ़ा पूछा हुआ उसने यहाँ पे। ठीक है, तो इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट जो है ये डील करने के लिए स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी ने एक इंटरप्रिटेशन दी थी, क्योंकि इंटेंजिबल्स का स्टैंडर्ड पुराना होगा और ये वेबसाइट्स वाला मामला बाद में ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया होगा, तो फिर इसके ऊपर अलग से क्लैरिफिकेशन देने के लिए, इसके ऊपर अलग से थोड़ा सा गाइडेंस देने के लिए फिर ये इंटरप्रिटेशन कमेटी ने इंटरप्रिटेशन दी। पहले IAS होते थे, IASB बोर्ड जो था वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया करता था, और अगर किसी चीज़ पे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होती थी तो उसके लिए SIC स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी की इंटरप्रिटेशंस आया करती थी। ठीक है, अब जो नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं वो IASs की बजाय अब IFRSs आ रहे हैं। ठीक है जी, IASs कुछ तो पुराने अभी भी चल रहे हैं, जैसे IAS 38 है, 16 है, 40 है, जिनमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, कुछ नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं और कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो पुरानों को रिप्लेस भी कर देते हैं। जैसे हम कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे IFRS 16 लीजेस का स्टैंडर्ड, कल हम इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। तो लीज का स्टैंडर्ड जो है वो पहले IAS 17 हुआ करता था किसी ज़माने में, फिर IFRS 16 आया, उसने उसको रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही IFRS 15 हमारे सिलेबस में है, रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है। इससे पहले रेवेन्यूज़ के लिए IAS 18 हुआ करता था, वो आया तो उसने इसको रिप्लेस कर दिया। आपके सिलेबस के अंदर ये दो एग्जांपल्स हैं, बाकी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उसी तरह से चल रहे हैं। तो IASs जो थे, IASs, वो अब IFRSs बन गए, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बन गए। और अगर अब कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो फिर ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी IFRIC अपनी जो है वो इंटरप्रिटेशन देता है। ये भी हमारे सिलेबस में एक है। जैसे SIC 32 हम आज पढ़ रहे हैं, ऐसे ही IAS 37 के अंदर जाके हम IFRIC 1 पढ़ेंगे, जो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग से डील करता है अलग से। आपको FAR के अंदर बताया गया होगा कि प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग जो है, यानी कि डिसमेंटलिंग की कॉस्ट जो है वो आपके सिलेबस से बाहर की बात है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में पढ़ेंगे, तो वो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग वाला वक्त आ गया। ठीक है, पर वो IAS 37 जब करेंगे तो उसके साथ ही SIC 32 में हम कर रहे होंगे। ओके, तो SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट के साथ डील करता है, जो वेबसाइट्स आप इंटरनली जनरेट करते हैं। क्योंकि अगर कोई वेबसाइट आप खरीदें, बनी बनाई वेबसाइट खरीदें, तो वो तो वेरी सिंपल आपका इंटेंजिबल है, और उसकी कॉस्ट क्या होगी? जो आपको उसको बनाने में कॉस्ट इनकर करनी पड़ी। यहाँ पर इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट के ऊपर गाइडेंस देता है ये SIC। ठीक है, तो अगर तो ये कहता है आपने फॉर इंटरनल यूज़ ओनली, फॉर ओनली इंटरनल यूज़र्स आपने एक वेबसाइट बनाई है, मतलब आपने अपनी कंपनी के लिए एक वेबसाइट बना ली है जिसके ऊपर एक्सेस सिर्फ आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही कर सकते हैं। डायरेक्टर्स भी मौजूद हैं, एम्प्लॉयज़ भी मौजूद हैं, स्टाफ के सारे लोग मौजूद हैं। वहाँ पे आपने कंपनी की कोई पॉलिसीज़ डाली हुई हैं, कोई अटेंडेंस वहाँ पे मार्क होती है, कोई रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पे लिखे होते हैं, कोई वहाँ पर जो है वो कोई मसले मसाइल हैं तो वो लोग वहाँ पर आकर एड्रेस कर सकते हैं। तो अपने अपने ही जैसे पूल एक बना हुआ है, जैसे कॉलेज वाले एक वेबसाइट बना दें
कि जो पुराने उस्ताद हैं और जो नए उस्ताद हैं उनके लिए डाटा जो है वो पूल कर दिया जाए ताकि उनके नॉलेज से, उनके एक्सपीरियंस से वो लोग भी हेल्प ले रहे हों। इस तरह से कोई इंटरनल यूज़र्स के लिए सिर्फ जो वेबसाइट बनती है वो भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई एक्सटर्नल बंदा एक्सेस नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई वेबसाइट आपने बनाई है जो इंटरनल यूज़ के लिए है तो ये आपने लाजमी क्या करना होता है, क्या करना होगा वैसे याद करके बताएं, गलत ही बता दें, ये कैपिटलाइज हुआ करती हैं जी, ओके, ठीक है। तो अगर कोई आपने इंटरनल यूज़ के लिए वेबसाइट बनाई है तो वो आपने कैपिटलाइज करनी है, यानी कि उसकी कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज करनी है। जाहिर सी बात है, इंटेंजिबल ही है ना, ये भी एक एसेट है जो इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। तो इस इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया वही है कि रिकॉर्ड करेंगे तब जब रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट करे। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या है, फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो। शुक्र करो कल वाला लेक्चर का आज वाले लेक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है फिर, हैं, अब आपकी किस्मत अच्छी थी। तो वेबसाइट कॉस्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, वैसे कल वाले लेक्चर में भी कोई नहीं मसला होना क्योंकि वो चीज़ें आप इत्तेफाक से पहले पढ़ के आ चुके। तो ये जो फेज़ आया था जंग वाला फेज़, इसमें अब ये अल्लाह की तरफ से ही आपके साथ मामला अच्छा हुआ है कि IS 38 एकदम पेपर्स के भी बाद एकदम से चेंज हुआ और आ गया। अब किसी को क्या पता था, IK को पता था जंग लग जानी है, लेकिन अल्लाह ने कोई आपके लिए कोई कहते हैं ना सिद्ध मत्थे लगी सी ताड़े। तो ये शुक्र करें, वरना जो हालात हैं ना बच्चों के घरों में, मुझे भी पता है जिस तरह से पढ़ रहे होते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ नहीं रहे होते, कहते हैं ठीक है पढ़ा हुआ लेक्चर आ जाएगा, तो बड़ा मसला हो जाता है। अब कल से IFRS 16 शुरू हो रहा है, वो ज़िंदगी में आप पहली बार पढ़ेंगे लीज का स्टैंडर्ड। अभी भी बच्चे बढ़ रहे हैं लेकिन पूरे नहीं हुए हैं, तो बच्चों के आने का सिलसिला जारी हो सकता है, कोई लेक्चर सुने तो कल तो लाजमी ही आ जाइएगा, ठीक है जी। पैदल चल के आने वाले तो आ सकते हैं ना जी, मसला तो है जो फ्यूल यूज़ करके आते हैं, गाड़ी पे आते हैं, मोटरसाइकिल पे, वो चले मजबूरी में ऑनलाइन बैठे हुए हैं। जो हॉस्टलाइट्स हैं, जो यहाँ पे हॉस्टल्स में बैठ सकते हैं, बैठ के पैदल चल के आ सकते हैं, उनको आना चाहिए फिजिकल में। फॉर एक्सटर्नल यूज़र्स भी आप बना सकते हैं वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट जो आपने एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए बनाई हैं, ठीक है जी, इनके मकासद क्या हो सकते, क्या क्या हो सकते हैं, ये दो मकासद के लिए बनाई जा सकती हैं। या तो आपने इनको सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है, ठीक है जी। अगर आपने ये इंटरनली जनरेट की है वेबसाइट, परचेज की तो बात ही नहीं हो रही, परचेज करेंगे तो कॉस्ट बस कैपिटलाइज कर देनी, ठीक है। इंटरनली जनरेट की है आपने, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए की है, लेकिन सोलली फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पजेज, सोलली फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पजेज, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको कोई वेबसाइट खोल देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम मुझे लगता है पेप्सी को की वेबसाइट खोली थी, ठीक है जी। पेप्सी कंपनी की वेबसाइट हमने खोली थी, उसके ऊपर उनके जो है ना वो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही थी, ठीक है। तो ज़रा मैं पहले एहतियात करनी पड़ती है ना, ठीक है। नेट ना नेट का किड़ा दबा रहे, ओए होए इंटरनेट, ठीक है। अच्छा, तो जो आपने वेबसाइट डेवलप की है एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए की है, और उसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपकी मशहूरी, तो ऐसी वेबसाइट को आपने एक्सपेंस आउट करना होगा, ठीक है जी। तो क्या करना है जी, आपने एक्सपेंस आउट, जो खर्चा इसके ऊपर करना है आपने, क्योंकि एडवर्टीजमेंट को ही आप एक्सपेंस आउट करते हैं, तो इसके ऊपर होने वाले खर्चों को कोई कैपिटलाइज नहीं करना, क्योंकि एडवर्टीजमेंट से कस्टमर आपके काबू में नहीं आ जाता, आपके कंट्रोल में नहीं आ जाता, मर्जी वो फिर भी अपनी ही करता है, ठीक है। तो आपने नहीं कुछ नज़र आ रहा, मुझे भी पता नहीं नज़र आ रहा, मैं चाह रहा हूँ कि अभी कुछ ना नज़र आए, लेकिन मुझे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा ना, मज़े की बात ये है। उम्मीद तो है कि चल जाएगा। तो अगर आपने वेबसाइट बनाई है सोलली फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस, तो फिर आप उसको एक्सपेंस आउट करेंगे, ठीक है जी। चल तो रहा है नेट फिलहाल। ये वेबसाइट मैंने ओपन की है जी पेप्सी कंपनी की, डिस्कवर मोर अबाउट आवर फूड ड्रिंक, ठीक है जी, न्यूट्रिशन, न्यू फेवरेट्स। अब मैंने फूड के ऊपर क्लिक किया
तो आगे ये गंदी गुंदी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है जी, ठीक है। और ये अब चीज़ें आई जा रही हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके रात को बैठे हुए हमने पेप्सी कंपनी की वेबसाइट ओपन की, तो यहाँ पे क्लिक करके क्या इसको ख़रीद सकते हैं? रात को आपको चीटोस खाने का दिल करे, आप इस वेबसाइट पे आके उसको मंगवा सकते हैं यहाँ से। चलो ड्रिंक्स मंगवा लें, शायद ये मंगवा सकते हैं। ये क्या है? अच्छा कुछ होगा ये भी, ठीक है जी। तो ये आप रात को बैठे हुए हैं, दिल कर रहा है आपका, वैसे ही पढ़ते पढ़ते थक गए, आपने पेप्सी कंपनी, ऐसी भूख लग जाती है ना बैठे बैठे, पेप्सी कंपनी वेबसाइट ओपन करें, तो क्या इससे आप कर सकते हैं परचेजिंग? नहीं कर सकते। इन्होंने ये वाली वेबसाइट सिर्फ किस पर्पज़ के लिए बनाई हुई है, तो इसके ऊपर इनका जो खर्चा बनाने में हुआ या जो इसको अपडेट करने के ऊपर इनका खर्चा हो रहा है, वो खर्चा ये पेप्सी कंपनी वाले एक्सपेंस आउट कर रहे हैं। जब बनाने पर खर्चा हुआ तब भी एक्सपेंस आउट हुआ, और फिर इसको मेंटेन करने के ऊपर खर्चा हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है? अपडेट तो होती रहती होगी ना, ये भी वेबसाइट तो अपडेटेड होती है, नई नई प्रोडक्ट्स आती रहती हैं, तस्वीरें नई आती रहती हैं और बेहतर से बेहतर करते रहते हैं, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट है उनकी, ठीक है। तो अगर आपने कोई वेबसाइट खुद जनरेट की है एक्सटर्नल यूजर्स के लिए और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है? एडवर्टीजमेंट, तो आपने उसको क्या करना है? एक्सपेंस आउट, उस पर होने वाली इनकर होने वाली कॉस्ट को क्या कर देंगे? एक्सपेंस आउट करेंगे। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल यूजर्स के लिए बनाई है और इस पे आप ऑनलाइन सेल भी कर रहे हैं, फॉर ऑनलाइन सेल, जैसे दराज वाले हैं, जैसे आजकल वो नया क्या आया हुआ है, टीमू हो गया, OLX हो गया, अली बाबा भाई कह रहे हैं, 40 चोर भी होगा फिर कोई, हैं जी, पाक व्हील्स हो गया। तो ये सब क्या हैं? ये ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जिनके ऊपर आप ऑनलाइन सेल परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है। आप क्लिक करते हैं वहाँ पे जाकर, तो फिर वहीं से आप पाक व्हील्स की प्रोडक्ट्स भी होती हैं, ठीक है, आप वहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करके कोई चीज़ सेलेक्ट करें और फिर वो आपको वहीं से ही पेमेंट के ऊपर ले जाएंगे। कैसे पेमेंट करना चाहेंगे जी? जैज़ कैश से करेंगे, इजी पैसा से करेंगे, बैंक अकाउंट से करेंगे, कार्ड से करेंगे, ठीक है। तो कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, भाई कह रहे हैं वो नहीं है जी इधर अवेलेबल। अच्छा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर आपने एक्सटर्नल यूजर्स के लिए एक वेबसाइट खुद बनाई है और उसका मकसद ऑनलाइन सेल परचेज है, तो फिर ऐसी सूरत में वेबसाइट की कॉस्ट को क्या करते होते हैं आप? कैपिटलाइज। अब कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज होंगी, कब कैपिटलाइज होना शुरू होंगी, कितना अरसा उसको आपने एमोटाइज करने की तरफ जाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको SIC 32 के अंदर गाइडेंस जो है वो मिलती है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे कोई वेबसाइट ओपन करूं मैं ज़रा, पहले इनमें से कोई कौन सी ओपन कर लें? टीमू ओपन करें, OLX ओपन करें, क्या ओपन करें? OLX कर लेते हैं। सऊदी किंग फैसल आ गया सामने, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि OLX तो लॉगिन शॉगिन मैं मांग रहा है, पता नहीं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस लिखा हुआ है उसके ऊपर। अब इसको मैंने ओपन किया, अल्लाह खैर करें। क्या मोबाइल ओपन कर लें, गाड़ियाँ ओपन कर लें? गाड़ियाँ ओपन कर लेते हैं, मोबाइल में भी कोई तस्वीर आ सकती है जी। अब OLX ओपन हो गया जी, ठीक है। लो जी, ये स्विफ्ट आपके सामने, ठीक है। अब इस स्विफ्ट को बंदे को कॉल करेंगे और यहाँ से आप सेल परचेज कर सकते हैं। चले, ये तो हो गया ना इसका। फिर भी आप कह सकते हैं कि सेल, वैसे इनके ऊपर प्रोडक्ट्स भी होती हैं, यहीं पर ही आप सिलेक्ट करें, चीज़ों को सिलेक्ट करके यहीं से पेमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पाक व्हील्स पे चले जाते हैं अगर हम, तो पाक व्हील्स के ऊपर गाड़ी ना सही, यहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, ठीक है जी, जैसे पता नहीं क्या, कूल राइड, कार फाइनेंस, सब्सक्राइब टू और पुश, यार जान दो ताड़ी मेहरबानी। तो यहाँ पे गाड़ियाँ ख़रीदनी हैं या गाड़ियों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स ख़रीदनी हैं, या आपने कोई ये देखें सेल इट फॉर मी, कार इंस्पेक्शन करानी है, कार फाइनेंस करानी है, तो ये सारी चीज़ों के सर्विसेज के अगेंस्ट जो है वो फीस चार्ज कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको ये पेमेंट के उस मेथड के ऊपर ले जाएगा। यानी कि इन्होंने वेबसाइट जो है ये फॉर ऑनलाइन सेल बनाई हुई है, ठीक है। टीमू के ऊपर चले जाएं, वहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट सामने आएगी, उसको सेलेक्ट करेंगे, वो कार्ट में ऐड करेगा और पेमेंट की तरफ ले जाएगा। तो चीज़ें वहाँ से खरीद रहे हैं, यहाँ पे तो खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट जो इन्होंने बनाई हुई है, इन्होंने इस वेबसाइट की कॉस्ट को क्या करना होता है? कैपिटलाइज। फिर इसको
अब वो देखना है कि बनना शुरू होती है तो किस वक्त तक कैपिटलाइज नहीं करना, फिर कब कैपिटलाइज करना शुरू करना है, फिर कब रोक देना है, और फिर बाद में चलाने के लिए जो कॉस्ट इनकर होनी है उसका क्या करना है। ठीक है, तो वेबसाइट ओनली फॉर, कितने गया, ओनली फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस, और वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल परचेज। ठीक है, तो फिर अच्छा एक और बात भी है ना, मिसाल के तौर पे यहां पे हमने लिखा जी कोई ऑटोमेटिक कार्स, मैंने ऐसे सिलेक्ट किया। ठीक है जी, अब ये ऑटोमेटिक कार्स आ गई, किया स्पोर्टेज है, पता नहीं क्या पी गए, क्या क्या पता नहीं अजीब अजीब नाम है आजकल की गाड़ियों के तो हैं जी। तो अब यहाँ पर ना सिर्फ गाड़ी नज़र आ रही है बल्कि प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट भी एक तरह से हो रही है। मिसाल के तौर पे इनकी अपनी गाड़ी हो ये, ठीक है, पाक व्हील्स ने अपनी गाड़ी लॉन्च कर दी पाक व्हील्स के नाम से। ठीक है, अब उनकी गाड़ी की ऐसे प्यारी प्यारी तस्वीरें भी सामने आ रही, उनकी एडवर्टीजमेंट भी तो साथ ही हो रही होती है। तो यहाँ से 32 ये कहता है कि आपने चाहे सेल परचेज के लिए, ऑनलाइन सेल के लिए वेबसाइट बनाई हुई है, लेकिन अगर उस पर आपकी कुछ एडवर्टीजमेंट भी साथ साथ हो रही है आपकी प्रोडक्ट की तस्वीरों के साथ, तो वो एडवर्टीजमेंट पे होने वाला खर्चा स्टिल एक्सपेंस आउट होना है, बाकी सारी वेबसाइट बेशक कैपिटलाइज होती रहे। मैंने कहा जरा बीच में ये बात भी बता दूँ। ठीक है जी, तो ये जनाब हमारी बात थी SIC 32 की। ठीक है, बात इतनी ही है बस, उसके बाद तो फिर थोड़ी बहुत अंग्रेजियाँ हैं, जैसे कि ये बाद में पढ़ेंगे, ये सफ़ा बाद में पढ़ेंगे, ये बात को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने इंटरनली जनरेट किया है वेबसाइट को और उसको इंटरनल यूज़र्स के लिए अगर आपने बनाया है या फॉर एक्सटर्नल यूज़र लेकिन सिर्फ ऑनलाइन सेल के लिए है, तो क्या कर लो, इसको कैपिटलाइज। ठीक है, और अगर सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए तो क्या कर लो, एक्सपेंस आउट। अब वेबसाइट के अंदर कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज होंगी, तो डिफरेंट कॉस्ट इनकर होती हैं उसको बनाने के लिए, तो उन कॉस्ट की डिटेल की तरफ हम जाएंगे जो SIC 32 ने हमें जो है वो गाइडेंस दी थी उसको इस किताब के अंदर। अच्छा, ओरिजिनल स्टैंडर्ड जो है ना, ओरिजिनल स्टैंडर्ड जो SIC 32 जो है उसके अंदर ये वाला कॉलम आपको नहीं मिलता, ये ऐसे रिसर्च डेवलपमेंट अलग से नहीं है, ये तो हमने अपनी पुरानी बात को सामने रखते हुए ज़रा उस जैसा बनाया है, वरना असल स्टैंडर्ड के अंदर तो ये प्लानिंग, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राफिकल डेवलपमेंट और कंटेंट डेवलपमेंट, ये 4 स्टेजेस बताई गई। ठीक है, जो प्लानिंग फेज है उसके सारे खर्चों को क्या करना है, एक्सपेंस, और जो ये डेवलपमेंट फेज है बेसिकली, इसको इसीलिए ब्रॉड कैटेगरी में क्या कह दिया हमने, ये क्या है, डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट किस चीज़ की हो रही है जी, एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ग्राफिकल डिज़ाइन डेवलप हो रहे हैं, कंटेंट डेवलप हो रहा है, यानी वेबसाइट असल में बनना शुरू हो गई है। तो इस दौरान जितने भी खर्चे होंगे उनको क्या करना होता है जी, कैपिटलाइज। ठीक है, लेकिन कैपिटलाइजेशन का रूल तो बहरहाल वही है IS 38 के अंदर, ये किसी भी एसेट के अंदर, जो ये स्टैंडर्ड के अंदर जो एसेट्स का है कि आप उसको रिकॉर्ड तभी करते हैं, कैपिटलाइज तभी करते हैं जब रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो जाए। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या है, फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो, वो क्राइटेरिया ही है। ठीक है, अब प्लानिंग फेज में सारे खर्चे क्या करेंगे, एक्सपेंस, और डेवलपमेंट फेज के अंदर डेवलपमेंट जब वेबसाइट की चल रही है तो उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज। बाकी आपने ये कह दिया हाउएवर इफ क्राइटेरिया इज नॉट मेट तो एक्सपेंस आउट कर देंगे, छोड़े इस बात को, नहीं मेट होगा तो फिर जाहिर एक्सपेंस ही करेंगे। लेकिन इसी के अंदर मैंने जो आपको एडिशनल बात बताई है, वो अभी मैंने ये नहीं बताया बीच में क्या है, वो आपको पता है, फिर भी पढ़ लेते हैं। अभी सिर्फ ब्रॉड जरा कैटेगरी सामने रख के अपना कॉन्सेप्ट तो रिवाइज कर लेना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। प्लानिंग फेज में जो भी एक्टिविटीज आएंगी वो भी पढ़ लेते हैं। प्लानिंग फेज के खर्चों को क्या करना है, एक्सपेंस, और डेवलपमेंट फेज में जो भी आता है पढ़ लेंगे। डेवलपमेंट फेज के खर्चों क्या करना है, कैपिटलाइज, अगर क्राइटेरिया मीट हो जाए तो। यूं बोले, ये उलट लिखा हुआ है, कैपिटलाइज करें अगर नहीं मीट हो रहा तो नहीं, हम ये ज्यादा बात कर लेते हैं, क्या कैपिटलाइज कर लेंगे अगर क्राइटेरिया मीट हो जाए। लेकिन बीच में आपको क्या बात की थी हमने, अच्छा ये वेबसाइट बात किसकी हो रही है, ये हमने जो इंटरनली जनरेट की है और सोलली फॉर एडवर्टीजमेंट की है, उसी की बात हो रही है ना। नहीं, उसमें कुछ कैपिटलाइज नहीं होता, ये उसकी बात हो रही है जो हमने इंटरनली जनरेट की है, फॉर इंटरनल यूजर्स की है, या अगर एक्सटर्नल यूजर के लिए है तो फॉर ऑनलाइन सेल की है। तो उसके अंदर प्लानिंग फेज के खर्चों को एक्सपेंस आउट और डेवलपमेंट फेज के खर्चों को कैपिटलाइज करना है अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया IS 38 का कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो जाए। ठीक हो गया। अब साथ ही मैंने ये कहा कि देखो, आप जब वेबसाइट ओपन करते हो तो उस कंपनी की प्रोडक्ट्स सामने आ जाती हैं, अगर आपने उसको ऑनलाइन सेल के लिए भी रखा हुआ है तो साथ साथ एडवर्टीजमेंट भी तो हो रही है।
अब वो एडवर्टाइजमेंट कैसे हो रही है, आपने प्रोडक्ट की डिफरेंट एंगल से प्यारी प्यारी तस्वीरें बनाई। अब वो तस्वीरें मैं और आप तो नहीं बना सकते। मैं तो ये अभी कैमरे से आपकी तस्वीर बनाओगे भाई रह नहीं देंगे एदे नालो, हर बंदे को। अब आजकल से नौजवान माशाल्लाह काफ़ी ट्रेन हो गए हैं इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन एनीवेज वो जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर आएगा वो आके आपकी डिफरेंट एंगल से प्रोडक्ट की जो पिक्चर्स लेगा, अच्छी अच्छी करके उनको एडिट करेगा और अपलोड करेगा, तो उसने कुछ पैसे लेने। अब वेबसाइट बन रही थी, वेबसाइट के अंदर तस्वीरें खींचने के लिए आपने जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर किया तो उसको जो पैसे दिए हैं, तो वो पैसे स्टिल कहाँ जाने हैं, पीएनएल में एक्सपेंस आउट होने, क्योंकि उनसे भी क्या हो रही है, एडवर्टीजमेंट हो रही है। ये बात समझ आई है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डेवलपमेंट फेज फॉर एडवर्टीजमेंट, यानी ऐसा एक्सपेंस इनकर हुआ डेवलपमेंट फेज से जिससे डेवलप ही हो रही थी वेबसाइट, लेकिन उससे एडवर्टीजमेंट भी हो जाती है, तो वो तो तस्वीरों से ही होती है नॉर्मली, ठीक है। तो एक्सपेंस इनकर्ड इन डेवलपमेंट फेज फॉर एडवर्टीजमेंट purpose is expensed out. For example, professional fee paid to expert for taking digital pictures of entities products. ठीक हो गया। अच्छा, अब प्लानिंग फेज के खर्चे कहाँ गए जी, पीएनएल में एक्सपेंस। डेवलपमेंट फेज के खर्चे कहाँ गए जी, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बने, यानी वेबसाइट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, इंटेंजिबल बनेगा, कैपिटलाइज करेंगे अगर क्राइटेरिया मीट हो जाए। लेकिन अगर उधर भी एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा हुआ है डेवलपमेंट फेज के दौरान भी, तो क्या करेंगे, अब वेबसाइट बन गई, डेवलप हो गई और वेबसाइट ऑन एयर कर दी हमने। अब उसके बाद इस वेबसाइट ने चलना है, ऑपरेशनल पार्ट, ठीक है। जैसे आप कोई टेंजिबल एसेट खरीदते थे, मतलब आपने प्लांट इंस्टॉल किया, फैक्ट्री लगाई, प्लांट इंस्टॉल किया, जब वो रेडी टू यूज हो जाता था तो उसके बाद फिर उसके सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर तो होते थे ना, रनिंग एक्सपेंसेस। तो उनमें जो रिपेयर मेंटेनेंस टाइप रनिंग एक्सपेंसेस डे टू डे खर्चे होते थे वो क्या करते थे, एक्सपेंस आउट। और जो आपके ऐसे खर्चे होते थे जो आपकी वेबसाइट उसको एसेट को अपग्रेड कर देते थे या रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट होता था, तो इस किस्म की चीज़ों को क्या करते थे, कैपिटलाइज, अगर क्राइटेरिया मीट होता था तो। अब यहाँ पे भी मिलता जुलता काम ही है। वेबसाइट जब एक बार रेडी टू यूज हो गई, आपने ऑन एयर कर दी, अब वो वेबसाइट चल गई। अब उस वेबसाइट के ऊपर चलाते वक्त भी तो खर्चे होने, मतलब क्या खर्चे होने हैं भाईजान, कोई एक दो बंदे ऐसे होंगे जो उनको, ऐसे थोड़ा ही है कि वेबसाइट आज बना दी तो फिर ये तो इतनी रैपिडली चीज़ें चेंज होती हैं, आपको उसका इंटरफेस हर दफ़ा बेहतर करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट के ऊपर चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा, नई प्रोडक्ट्स लानी पड़ेंगी, डिस्क्रिप्शन बेहतर करनी पड़ेंगी, चीज़ें पुरानी रिमूव करनी पड़ेंगी, ये तो एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट है। तो अब वेबसाइट को मेंटेन करना है, अपडेशंस चल रही होती हैं, तो उसके लिए आपने एक दो बंदे हायर कर दिए, तनख्वाह दोगे उनको, क्या करें, वेबसाइट कॉस्ट में ऐड कर दें? नहीं, वो वेबसाइट को चलाने का खर्चा है, रनिंग एक्सपेंस टाइप चीज़ है। लेकिन यहाँ पे भी IS-32 कहता है कि आपने आफ्टर डेवलपमेंट, ड्यूरिंग ऑपरेशन फेज, जब ऑपरेट कर रही थी वेबसाइट, चल रही थी, आपने अगर कोई ऐसा खर्चा कर दिया है जिससे आपको लगता है कि बेनिफिट फ्यूचर में आएगा, यानी रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वो खर्चा मीट कर जाए, तो उसको भी कैपिटलाइज कर सकते हैं। लेकिन साथ ही IS-32 ने कहा वेबसाइट्स के केस में ये है जरा मुश्किल, बहुत रेयर चांस है कि ऐसा कुछ हो ऑपरेशन फेज में कि वो खर्चा, इसकी मतलब कोई चीज इसके अंदर कोई अपग्रेड टाइप चीज आ जाए। लेकिन रेयर सर्कमस्टांस की भी एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने अपनी वेबसाइट बनाई प्रोडक्ट्स की, उसमें पहले सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी था, ठीक है। अब लोगों के पास कैश नहीं भी होता, प्लास्टिक मनी का दौर है, ठीक है। तो हमारी सेल इतनी अच्छी नहीं थी, हमने वेबसाइट चल रही है, वेबसाइट हमने डेवलप कर ली, ऑपरेशंस में है, ऑपरेशनल फेज में है वेबसाइट, हमने उसमें एक इंटरफेस ऐड किया जिसमें अब कार्ड के थ्रू भी पेमेंट हो सकती है, जैज कैश, इजी पैसा के थ्रू भी पेमेंट हो सकती है। तो अब जिन लोगों के पास कैश नहीं अवेलेबल होता था घर पे, वो कहते थे प्लास्टिक मनी से पे कर दें, ऑनलाइन पे कर दें, तो वो भी हमारे कस्टमर्स बन जाएंगे। तो ये एक ऐसा खर्चा हुआ, पहले नहीं था, बाद में एक ऐसा हमने फीचर ऐड किया वेबसाइट में जिससे नजर आ रहा है कि बेनिफिट अब हमारा इससे बढ़ेगा, हमारी सेल बढ़ने के चांसेस हैं। तो फिर इस खर्चे को जो आपने इंटरफेस ऐड किया उसको कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी, स्टैंडर्ड ये कहता है कि ऐसा हो, ये बहुत रेयर है, तो वो बहुत रेयर वाली एग्जांपल ही मैंने आपको दी है। वरना नॉर्मली वेबसाइट के केस के अंदर ऑपरेशनल फेज में उसको चलाने के खर्चे ही चल रहे होते हैं, नॉर्मली ऐसा खर्चा होता नहीं है उसके चलने के फेज में जो ऐसा हो कि उसको कैपिटलाइज किया जा सके, ठीक है। तो ऑपरेशनल फेज, रिसर्च,
प्लानिंग बेसिकली, डेवलपमेंट और फिर चल पड़ी ऑपरेशन, ठीक है। द ऑपरेटिंग स्टेज बिगिंस वंस डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट हैज बीन कंप्लीटेड। अब चल पड़ी है, ठीक है। एन एंटिटी मेंटेन्स एंड एनहांसेस द एप्लीकेशंस, मेंटेन्स एंड, अब क्या करें जी, इन खर्चों को भी एक्सपेंस आउट करना है। क्या करना है जी? अच्छा, when incurred unless it meets IS 38 criteria for capitalization of subsequent, this will only occur in, ठीक है। तो कहता है ऑपरेशनल फेज में जब क्या कर रहे हैं आप, मेंटेन कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं, आपको हर वक्त अपडेट करना पड़ता है अपनी वेबसाइट को, करंट रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो बंदे आपने रखे होते हैं, कॉस्ट इनकर हो रही होती हैं, फिर जहां पर आपने रजिस्टर किया होता है उनको भी फीस पे कर रहे होते हैं आप, वेबसाइट के जो सर्वर्स के ऊपर, सर्च इंजन के ऊपर, इस तरह से चीज़ें होती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो वो खर्चे जो है उसके ऑपरेशंस का पार्ट हैं, तो वो क्या करने हैं, एक्सपेंस आउट करने हैं। हाँ, अगर वो खर्चे जो मेंटेन के लिए नहीं है लेकिन लेट्स से एनहांस द एप्लीकेशन के लिए हैं, वो खर्चे कैपिटलाइज कर सकते हैं अगर वो मीट कर जाए रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। लेकिन ऐसे 32 क्या कहता है, दिस विल हैपन इन वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस। तो रेयर सर्कमस्टांस की मैंने एक एग्जांपल भी आपको दे दी, ठीक है जी। तो अब अदर्स भी कुछ हैं। अदर खर्चे क्या होते हैं जी, सिर्फ वेबसाइट से हटकर भी कोई सेलिंग एडमिन खर्चे भी हो सकते हैं, ठीक है जी, जनरल ओवरहेड्स हो सकते हैं। तो ये क्या करने हैं, एक्सपेंस, ठीक है, जब इनकर हो। लेकिन इसमें वही छोटी सी बात आएगी, अगर कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा आ जाए तो ये क्या लिखता है, सेलिंग एडमिन एंड अदर ओवरहेड्स जो हैं, ठीक है, अनलेस इट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू प्रिपेयरिंग द वेबसाइट फॉर यूज। अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड में आ जाएं तो वो बात अलग है, वरना सेलिंग और एडमिन और जनरल ओवरहेड्स जो हैं उनको क्या करना है, सेलिंग एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स आर एक्सपेंस्ड, ठीक है, अनलेस वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो जाएं टू प्रिपेयर द वेबसाइट। मसलन हमारे एडमिन मैनेजर साहब हैं, हम वेबसाइट के लिए हमने साइंसदानों को बिठा दिया, कंप्यूटरी साइंसदानों को, कंप्यूटर इंजीनियर्स को बिठा दिया। अब वो काम कर रहे हैं तो हमने एडमिन मैनेजर को कहा भाईजान आप इनको भी थोड़ा सा रोज़ाना ना 1 घंटा यहाँ पे भी आके बैठा करें, इनको कोई मसला मसाइल इसको ज़रा आप ना थोड़ा बैठ के देख लें, थोड़ा सा उनको भी समझ बूझ थी, हमारे एडमिन मैनेजर को भी थोड़ी बहुत IT से उनका भी शगफ था, ताल्लुक़ था। एक मिसाल दे रहा हूँ। अब अगर तो हम उनको उसी सैलरी के ऊपर ही रखते हुए कहते हैं जी 5 लाख आपकी मंथली सैलरी है, वही है बस, इसको भी देख लिया करें, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इन प्रिपेयरिंग नहीं है। लेकिन अगर हम उससे कहते हैं कि भाईजान इधर आधा घंटा 1 घंटा रोज़ाना दोगे तो आपको हम उस रोज़ाना के एक्स्ट्रा टाइम पे एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो गई इन प्रिपेयरिंग द वेबसाइट। तो जनरल एडमिन, जनरल अदर ओवरहेड्स जो हैं, सेलिंग एडमिन, जनरल ओवरहेड्स जो हैं वो क्या होने हैं, एक्सपेंस आउट, अनलेस के वो, ठीक हो गया। इनएफिशिएंसीज और इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस भी क्या होते हैं, एक्सपेंस आउट। ट्रेनिंग करनी पड़े अगर एम्प्लॉयज़ को कि साइट चला लें वो, उसको भी क्या करते हैं, एक्सपेंस आउट, ठीक है। अब बीच वाली चीज़ें बस मैंने नहीं पढ़ाई, ये कहानी पूरी ज़रा एक दफ़ा हमारे सामने आ गई। वो क्या, वेबसाइट बनाने लगे हैं तो प्लानिंग फेज के खर्चे एक्सपेंस आउट। वेबसाइट बनना शुरू हो गई तो डेवलपमेंट फेज के अंदर 3 चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, वो डेवलपमेंट फेज के खर्चों को क्या करेंगे, कैपिटलाइज, ठीक है। लेकिन इस पीरियड के दौरान भी अगर कोई खर्चा एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए हुआ, मसलन तस्वीरें खींचने के लिए फोटोग्राफर को पैसे दे, तो वो क्या होंगे, एक्सपेंस आउट। और फिर जब वेबसाइट चल जाएगी, ऑपरेशंस में आ जाएगी, तो उसको मेंटेन करने के लिए, इधर लिखा हुआ, या एनहेंस करने के लिए जो खर्चे हों तो उनको क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है, अनलेस कि वो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर जाए। अगर मीट कर दें तो फिर कैपिटलाइज कर लेना है, ठीक हो गया। और फिर अदर्स के बारे में तो जनरल बात थी। अब रह क्या गया है जी, रह क्या गया है जी, इन एक्टिविटीज़ को पढ़ना, ठीक है। तो प्लानिंग फेज में क्या आता है जी, सबसे पहले फिजिबिलिटी करेंगे, फिजिबिलिटी स्टडीज, ठीक है। डिफाइन कर रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। क्या मतलब, हमें वेबसाइट बनानी है तो हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन से हार्डवेयर्स चाहिए, सर्वर अपना लगाना है, किराए पे दे लेना है जगह को, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो डिफाइन कर रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस को। फिर इवेल्युएट कर रहे हैं अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स। जी हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए फलां कंपनी का भी है, फलां का भी है, फलां का भी है। हमें जो हार्डवेयर चाहिए
फलां कंपनी का भी है जी, डेल का भी है, लेनोवो का भी है, HP का भी है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, एवेल्युएट कर रहे हैं अल्टरनेटिव्स को, ठीक है, और सप्लायर्स को, ठीक है। प्रोडक्ट्स भी अल्टरनेटिवली देख लें, और फिर आगे भी है डेल ही, ये भाई भी जो है वो कंपनी इनकी जो है वो डिलीवर कर रही है, इन आपी की भी कंपनी डिलीवर कर रही है, वो भाई साहब की भी कंपनी वही डेल डिलीवर कर रही है। तो अब हम इवेल्युएट करेंगे कौन से सप्लायर की मतलब पक्के पैरों वाला है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, रेट कैसा मिल रहा है। तो ये सब क्या चल रहा है, इवेल्युएशन चल रही है, ठीक है। क्या इवेल्युएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स कौन कौन सी अल्टरनेटिव यूज हो सकती हैं और सप्लायर कौन कौन से हैं, और फिर सेलेक्ट करेंगे प्रेफरेंस। हाँ जी, इनको दे दें जी, ये इनका जो रेट भी सबसे अच्छा है और इनकी आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है। ये दोनों एंट्रेंट्स अभी नए हैं, अभी कंपनी के अंदर अभी डर रहे हैं, हम मिसाल दे रहे हैं, या इनका रेट जो है वो थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, ठीक है, तो किसी नए की तरफ चले जाते हैं, इंशाल्लाह वो भी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस क्या चल रहा है, ये हम प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग में क्या आया जी, फिजिबिलिटी स्टडीज की, फिर डिफाइन किया कौन सा हार्डवेयर चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर प्रोडक्ट कौन कौन सी अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं और सप्लायर कौन कौन से हैं, ठीक है, उनको क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट, और फिर सेलेक्ट कर रहे हैं कि इनमें से हमने किस तरफ जाना है, कौन सा हार्डवेयर लेना है, कौन सा सॉफ्टवेयर लेना है, किस सप्लायर पे जाना है, वो सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा क्या है, प्लानिंग फेज। तो इस फेज के दौरान जो खर्चे हो रहे हैं इन कामों पे, फिजिबिलिटी किसी से करवाई, किसी को लगाया इसके ऊपर, किसी को लगाया इस काम के ऊपर, किसी को लगाया इस काम के ऊपर। तो ये जो वर्किंग कर रहे हैं लोग, इनके आने जाने का खर्चा, इनकी जो अगर कंसल्टेंट्स हायर किए हुए हैं, इनको जो हम पे कर रहे हैं, तो ये सारे ड्यूरिंग दिस फेज कॉस्ट तो इनकर हो ही रही होती हैं। तो इन एक्टिविटीज पे अगर कोई कॉस्ट इनकर हो रही हैं तो वो कॉस्ट क्या होंगी, ठीक है जी, ज़हन में रह जाएगा। अब इधर देखें, बगैर मुझे बता दें, प्लानिंग फेज में ये जरूरी है याद रखना, याद करना नहीं, याद रखना जरूरी है। तो उसका हल आसान क्या है, जब भी वेबसाइट का कोई सवाल प्रैक्टिस करते हुए करें, इस सफ़े को ओपन कर लेना है। याद है, मुझे पता है, आपको भी याद करा दूंगा इंशाल्लाह मैं, लेकिन आपको याद रह जाए इसके लिए जरूरी क्या है, आप हर दफा इसको ओपन करेंगे। फिर पर्चे में जब वेबसाइट वाला सवाल आएगा तो आपके पर्चे में आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन दिमाग में आपका ये सफ़ा खुला हुआ होगा। उसका फायदा ये होगा, ठीक है ना, कि जब भी आपने वेबसाइट आता है, मुझे पता है आपको ये एक्टिविटीज का पता है, लेकिन स्टिल आपने क्या करना है, आपने इस सफ़े को ओपन करके पहले बेशक आपने ज़बानी करना है, टिक क्रॉस करके, स्टिल फिर एक दफ़ा सफ़े को देखना है, अच्छा उसको ऐसे गुजार लेना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये दिमाग के अंदर आपके सफ़ा नक्श हो जाएगा। अब इधर ना देखें, आपको याद हो गई है प्लानिंग फेज की एक्टिविटीज़। नंबर 1 फिजिबिलिटी स्टडीज़ करेंगे, नंबर 2 डिफाइन करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, नंबर 3 इवेल्युएट करेंगे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स और सप्लायर, नंबर 4 सेलेक्ट करेंगे प्रेफर्ड सप्लायर या प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो सेलेक्ट कर दी हमने प्रेफरेंस। अब ये आईकैप क्या करता है, 10-12 चीज़ें देगा, उनमें वो यही नाम लिखेगा। अब आपने डिसाइड करना है कौन सी चीज़ एक्सपेंसिव होनी है, कौन सी कैपिटलाइज होनी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हुई। तो सबसे पहले क्या करना है, वो जो www लेना होता है, आपने W, सारे W बैठे हुए हैं, तो वो डोमेन नेम भी ऑब्टेन करना है, उसके पैसे लगते हैं, ठीक है। अब डेवलपमेंट, अब हम सीरियस हो गए, लग रहा है सीरियस हो गए, ठीक है ना। हमने क्या कर लिया, डोमेन नेम अपना खरीद लिया, ठीक है। तो ऑब्टेनिंग अब डोमेन नेम बन गया, उसके बाद अब आप डेवलप करना शुरू करेंगे वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर पे चलेगा, यानी कि कोडिंग शुरू हो गई, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है, उसको डेवलप करने लग गए। फिर एप्लीकेशन उसके ऊपर चलनी है, उसकी कोडिंग, यानी बेसिकली ये टेक्निकल काम है। तो बस इसको ऐसे ही याद रखना है कि क्या कर रहे हैं आप, डेवलप कर रहे हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डेवलप कर रहे हैं आप, डेवलपमेंट शुरू होगी। अब बैठ गए इंजीनियर्स, बना रहे हैं एप्लीकेशंस, बना रहे हैं सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, ओके। तो उन्होंने प्रोग्रामिंग शुरू कर दी है, ओके। तो डेवलप कर रहे हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डेवलप कर रहे हैं, नहीं ये इधर गया, अच्छा, डेवलप कर रहे हैं एप्लीकेशंस, यूं कह लें, कोडिंग डेवलपिंग, ठीक है। और इंस्टॉल कर रहे हैं ये वाली डेवलप्ड एप्लीकेशंस वेब सर्वर पे। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर किसे कहते हैं, देखें जी, आपने पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, ठीक है जी, और आपने एक वेबसाइट बनाई है, और अब आपका दफ्तर जो है शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे युगांडा के अंदर अब्दुल्ला भाई बैठे हैं, उन्होंने आपकी वेबसाइट को अगर एक्सेस करना है और वहाँ पे टाइम लाइन डिफरेंट है, ठीक है, या USA के अंदर कोई जॉन बैठे हुए हैं, उन्होंने अगर आपकी वेबसाइट को 12-14 घंटे का फ़र्क है, आगे पीछे हो जाता है,
एक्सेस करना है तो 5 बजे के बाद तो वो फिर जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आगे से क्या कहेंगे, दफ्तरी औकात में जी ओपन करें। अब दफ्तरी औकात में वो सोए होते हैं, तो इसका हल क्या है, ये पाकिस्तान में जो वेबसाइट बनाई गई इसको इधर एक वेब सर्वर के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है जी। अब ये वेब सर्वर आप अपना भी खरीद सकते हैं, काफ़ी महंगा सेटअप होता है, ठीक है। ये मिलते हैं किराए के ऊपर भी स्पेस मिल जाती है, वेब सर्वर लोगों के मौजूद होते हैं, वो होस्टिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन भी हो सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं, आप अपलोड कर रहे हैं वेब सर्वर के ऊपर आप अपनी इन डेवलप्ड एप्लीकेशन, जो बन गई एप्लीकेशन उसको डेवलप करके इसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या, अब ये क्लाउड सा है, ठीक है जी। तो इस क्लाउड के अंदर जो है वो फिर जो है अब ये जो सी चीज़ें पड़ी होंगी तो कोई बंदा किसी भी टाइम आकर उसको एक्सेस कर सकता है, वो हर वक्त उनको अवेलेबल होगी, ठीक है। तो फिर डेवलपमेंट फेज में आ चुके हैं, तो इस वक्त हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हैं। एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या आता है, ऑब्टेन करें डोमेन नेम, डेवलप करें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डेवलप करें कोडिंग एप्लीकेशन की डेवलपमेंट शुरू करें, और फिर क्या करें, उसको इंस्टॉल करें वेब सर्वर पे। फिर वो रिजल्ट वाले दिन ICAP के बड़ी वेबसाइट बैठ भी जाती है कभी कभी। क्यों ऐसा होता है, क्यों, सर्वर डाउन। और क्या होता है सर्वर डाउन, ठीक है। ये बहुत सारे लोग जब इकट्ठे उसको एक्सेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर बोझ पड़ता है। तो आप चेक कर लें अपनी वेबसाइट को, स्ट्रेस टेस्टिंग करें इसकी, तो इसके ऊपर भी कोई कॉस्ट है। तो ये भी उसी जैसे आप प्लांट को टेस्ट रन करते हैं, ऐसे ही आप वेबसाइट को स्ट्रेस टेस्टिंग से गुजार रहे होते हैं। ये कितना को बोझ बर्दाश्त कर सकती है स्ट्रेस टेस्टिंग से। तो ये सब क्या चल रहा है, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इस दौरान में जो खर्चे हो रहे हैं, डोमेन नेम, पैसे लगे इसको खरीदने पे, लेने में पैसे लगे, कैपिटलाइज होगा। फिर आपने अपने जो साइंसदान बिठाए हैं, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियर्स बिठाए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बिठाए हैं, वो डेवलप कर रहे हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, वो डेवलप कर रहे हैं कोडिंग ऑफ एप्लीकेशंस, और फिर वो उनको इंस्टॉल कर रहे हैं वेब सर्वर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है, ये कैपिटल नेचर के खर्चे हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग के ऊपर वो खर्चे आ रहे हैं। तो ये क्या किया जी, हमने डेवलपमेंट कर ली इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट कर ली हमने एप्लीकेशन की। अब ये एक तरह से वो वेबसाइट का एक बुनियाद पड़ गई है, खाना एक जो है ना वो सांचा बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ अपनी चीज़ें भी तो डालनी है, कंटेंट भी तो डेवलप करना पड़ेगा, और उसके लिए अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, ग्राफिकल डिज़ाइन डेवलपमेंट, कि जब कोई बंदा वेबसाइट ओपन करे तो ऐसे करके ग्रीन कलर की वेबसाइट ओपन हो जाए, साइड पे करके जो है वो ऑरेंज कलर का फूल लगा हुआ हो, इस तरफ एक तितली लाल रंग की उड़ रही हो, ठीक है जी। तो अब ये क्या हो रहा है क्या कर रहे हैं हम, ग्राफिकल डिज़ाइन डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो डिज़ाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस, ठीक है, ये अलग बंदे कर रहे होते हैं नॉर्मली, ठीक है। और फिर उसके ऊपर सिर्फ तस्वीरें, तितलियां और जो है वो जुगनू नहीं छोड़ देने, बल्कि जिस काम के लिए बनाई है वो चीज़ें भी तो रखनी हैं, ठीक है। तो कंटेंट डेवलप करना। अब कंटेंट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, आप कंटेंट खुद क्रिएट भी कर सकते हैं, या आपने मिसाल के तौर पे ये भाई साहब को हमने कहा भाईजान आप हमें, भाईजान बहन ऊपर देखें ना, आप कंटेंट डेवलप करें, कंटेंट इनसे कंटेंट डेवलप करा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें कंटेंट डेवलप करके देंगे, या डेवलप्ड इनका कंटेंट होगा, हम इनसे क्या कर लेंगे, तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करना और फिर उसको अपलोड करना इंफॉर्मेशन को, क्रिएटिंग, परचेजिंग, प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन और फिर उसको अपलोड करना, ठीक है, वेबसाइट पर बिफोर कंप्लीशन ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, वेबसाइट के ऊपर असल चीज़ तो डालो, जो चीज़ बेचनी है उसकी तस्वीरें डालो, उसकी डिस्क्रिप्शन डालो, ठीक है। तो ये सब क्या है जी, डेवलपमेंट फेज। अब डेवलपमेंट फेज के अंदर टोटल 7 ही है बातें, ठीक है। नंबर 1, अब यहाँ पे ना देखो, फिर वापस वाला भी पढ़ना है, ये याद करके आगे चलना है, ठीक है ना, यहाँ का काम यहीं करके जाएं। तो नंबर 1 ऑब्टेन करना डोमेन नेम, नंबर 2 डेवलप करना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, नंबर 3 डेवलप करना कोड ऑफ एप्लीकेशंस, नंबर 4 उस एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना वेब सर्वर पे, और नंबर 5 स्ट्रेस टेस्टिंग करना। डन हो गया। अब ये तैयार हो गया सांचा, अब इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, डिज़ाइन ऑफ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस, अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, और उसके बाद फिर कंटेंट डेवलपमेंट आती है। क्या आता है जी, क्रिएट करना, परचेज करना, प्रिपेयर करना इंफॉर्मेशन को, और फिर उसको अपलोड करना वेबसाइट पे। तो ये 7 एक्टिविटीज़ के ऊपर जो भी खर्चा है वो क्या है,
कैपिटलाइज होने वाला खर्चा है अगर क्राइटेरिया मीट हो रहा है। तो वो सवाल में बता देगा हमें क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो जाहिर सी बात है, नहीं बताएगा तो फिर हम यही अज्यूम करेंगे खामोशी केस में कि डेवलपमेंट चल रही है तो अच्छी ही है, कर रहे हैं डेवलपमेंट तो कोई फ़ायदा होता नज़र आ रहा है तो कर रहे हैं, ठीक है, सही हो गया। उसके बाद 1 मिनट के लिए यहाँ रुक कर इधर नहीं देखें, ज़रा वापस आएँ। प्लानिंग फेज़ के अंदर क्या कर रहे थे हम, उधर नहीं देखना, फिजिबिलिटी स्टडीज़ करना, फिर देखा तुमने है ना, देखा तुमने ना, ऐसे नहीं करना, हाँ देखना नहीं जी। वापस आए, प्लानिंग फेज, फिजिबिलिटी स्टडीज करना, फिर डिफाइनिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, फिर अल्टरनेटिव्स को, प्रोडक्ट या सप्लायर अल्टरनेटिव को एवेल्युएट करना और जो प्रेफर्ड चीज़ है उसको सिलेक्ट कर लेना। ये खर्चे प्लानिंग फेज के हैं, एक्सपेंस आउट। फिर डेवलपमेंट शुरू हुई, सबसे पहले डोमेन नेम लिया, ऑब्टेनिंग डोमेन नेम, फिर कंप्यूटर इंजीनियर को बिठा दिया और कहा डेवलप करो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, फिर डेवलप करो कोड ऑफ एप्लीकेशन, फिर इंस्टॉल करो उन एप्लीकेशंस को वेब सर्वर पे, और फिर स्ट्रेस टेस्टिंग करो। बुनियाद बन गई। उसके बाद अपीयरेंस ऑफ, हाँ डिज़ाइनिंग करना, ठीक है, तो अपीयरेंस ऑफ वेबसाइट पे आपने जो खर्चा करना है, ठीक है, ये डिज़ाइनिंग अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस। और 7वां क्या है, कंटेंट, असल चीज़ तो डालो, कंटेंट डेवलपमेंट में क्या है, उसको परचेज कर रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं या उसको ऑब्टेन कर रहे हैं कहीं से और फिर अपलोड करना वेब सर्वर पे, ये क्या है जी, डेवलपमेंट। तो ये 7 के 7 खर्चे क्या हैं, ये कैपिटलाइज होने हैं। अब वेबसाइट लॉन्च हो गई, ऑन एयर हो गई, कंप्लीट होकर हमने एक्सटर्नल यूजर्स के हवाले कर दी, अब वो लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ऑपरेशन फेज शुरू हुआ, ये लिखा हुआ है, पढ़ाया पहले, ऑपरेशन फेज बिगिंस व्हेन डेवलपमेंट इज कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद एंटिटी इसको चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए और एनहेंस भी कर सकती है, कुछ खर्चे कर रही है। वो क्या हो सकते हैं, अपडेटिंग ग्राफिक्स एंड रिवाइजिंग कंटेंट, जो मैंने आपको कहा, छोड़ तो नहीं देना वेबसाइट को, वरना तो 2-3 महीने के अंदर ही आउटडेट हो जाएगी, सारा खर्चा फिर ज़ाया हो जाएगा। तो क्या करना है हमने, अपडेट करना है कंटेंट को भी और ग्राफिक्स को भी। लेकिन इससे मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई ग्राफिक्स एनहेंस करने से या कंटेंट एनहेंस करने से आपको कोई फ़ायदा बढ़ जाता है। जो फ़ायदा है वही मिलना है, कैपिटलाइज होने वाला खर्चा नहीं है ये भी है। क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट, बंदे बिठाए हैं बस वो अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एडिंग न्यू फंक्शंस, फीचर्स एंड कंटेंट्स। अब अगर तो क्राइटेरिया मीट कर जाएं तो कैपिटलाइज, नहीं तो एक्सपेंस आउट, क्योंकि उसने जनरल रूल बता दिया ना कि इस दौरान कोई भी खर्चे हो रहे हैं ऑपरेशन के दौरान तो उसको क्या करना है, एक्सपेंस आउट, अनलेस क्राइटेरिया मीट कर जाए, ठीक है जी। रजिस्टरिंग द वेबसाइट विद सर्च इंजन्स, ठीक है। क्या मतलब है इसका, मतलब हम जाके ब्राउजर में, गूगल में जब लिखें कार तो सबसे पहले पाक व्हील्स का नाम ऊपर आ जाए। उन्होंने गूगल के साथ इसको रजिस्टर किया, इसको कहते हैं रजिस्टरिंग, इसके भी कुछ पैसे वो पे करते हैं, ठीक है। कि जब भी कभी आप ओ लिखें तो OLX सबसे पहले आ जाए, मिसाल के तौर पर। तो ये क्या होता है जी, ये रजिस्टर कर दिया गया सर्च इंजन के साथ अपनी वेबसाइट को, आप इस पर भी कॉस्ट लगती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक ऑपरेशनल खर्चा है, एक्सपेंस। बहरहाल इसका सादा सा रूल क्या है, एक्सपेंस ही होता है अनलेस के क्राइटेरिया मीट हो जाए। वो क्राइटेरिया मीट होने का वो बता देगा खुद ही, ठीक है। फिर बैकअप करना डाटा को, कि भाई ज़ाया ना हो जाए कहीं, डाटा बैकअप करना। फिर रिव्यू करना, सिक्योरिटी एक्सेस रिव्यू कर रहे हैं भाई सही है या नहीं है, नए नए वायरस आते रहते हैं तो उसको भी अपडेट करना पड़ता है। उसके बाद एनालाइजिंग द यूजेज ऑफ वेबसाइट, चेक कर रहे हैं, बस देख रहे हैं, बस जो सोचा था वैसा हो रहा है या उससे आगे पीछे हो रहा है मामला, ठीक है। तो ये क्या है जी, ऑपरेशनल फेज के खर्चे। कौन कौन से जी, अपडेट करना ग्राफिक्स को या कंटेंट को, फिर इधर नहीं देखना, कोशिश करें, एडिंग न्यू फंक्शंस एंड, अब इसमें थोड़ा सा शक पड़ सकता है कैपिटलाइज ना हो जाए, तो उसमें सवाल खुद बताएगा कि जी क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो कैपिटलाइज कर देना। फिर उसके बाद रजिस्टर करना उसको सर्च इंजन के साथ, फिर बैकअप डाटा का लेना, फिर सिक्योरिटी एक्सेस को रिव्यू करना और फिर एनालाइज करना कि यूज़ कितना हो रहा है, कैपेसिटी सही जा रही है, बढ़ानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस दौरान सारे खर्चे क्या होंगे जी, एक्सपेंस आउट, अनलेस के। तो एक बार ज़रा शुरू से ज़रा दोबारा बता दो मुझे, ताकि बस सब आगे चलें, ठीक है। आप इधर देख तो नहीं रहे, हम छुपा ही देते हैं इसको जी। प्लानिंग फेज, पहली बात, प्लानिंग फेज के खर्चों को क्या करना है, एक्सपेंस आउट, ठीक है।
उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं? फिजिबिलिटी स्टडीज, डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डिफाइनिंग या evaluating alternative products and suppliers, selecting preferred product या supplier, selection of preferred option। ठीक है जी, प्लानिंग खत्म हो गई, इससे खर्चे कहाँ जाने हैं? एक्सपेंस आउट। अब डेवलपमेंट शुरू हुई। सबसे पहले ऑब्टेन करना डोमेन नेम, फिर बट बिठा दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, चलो भाई डेवलप करो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डेवलप करो कोडिंग एप्लीकेशन, कोड ऑफ एप्लीकेशन डेवलप करो, और फिर उसको इंस्टॉल करना वेब सर्वर पर, फिर चेक करना, स्ट्रेस टेस्टिंग करना। बुनियाद बन गई। उसके बाद वेबसाइट की अपीयरेंस डिज़ाइन को डेवलप करना, फिर उसके ऊपर कंटेंट चढ़ाना है। ठीक है, तो परचेजिंग या प्रिपेयरिंग या क्रिएटिंग कंटेंट, और फिर उसको अपलोड भी करना वेबसाइट पे ताकि वो चलने से पहले वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। ये 7 खर्चे जो हैं ये डेवलपमेंट फेज़ है। इसको क्या करेंगे हम? कैपिटलाइज करेंगे अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अगर इस दौरान भी कोई ऐसा खर्चा हो गया है कि एडवर्टीजमेंट जिससे हो रही है, मसलन फोटोग्राफर को पैसे दिए, उसने तस्वीरें बनाकर लगाई, अब हालांकि वो आपने बेचने के लिए लगाई हैं, लेकिन उससे मशहूरी भी तो हो रही है कंपनी की। ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे? वेबसाइट ऑन एयर होगी, चालू हो गई। अब उसकी ऑपरेशंस के कब ऑपरेशन में आती है? जब कंप्लीट हो जाए। उसके बाद वो कंपनी उस वेबसाइट को जो है वो चलाने के लिए उसको अपडेट भी करती है, उसको मेंटेन भी करने की कोशिश करती है। ठीक है, अपडेट करते रहना। अब इस दौरान क्या होता है? सर्च इंजन के साथ अब देखना ना, आगे पीछे हो गए ना, अभी आगे पीछे। सबसे पहले ज़रा कोशिश कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं, जैसे भी आ जाए जी। अपडेट करना ग्राफिक्स को, ये सबसे अहम बात है, सबसे आम बात है। ग्राफिक्स को, कंटेंट्स को अपडेट करना, फिर सर्च इंजन के साथ उसको ऐड करना फीचर्स, नए फीचर्स को, फिर सर्च इंजन के साथ उसको रजिस्टर करना, फिर यूजेज को एनालाइज करना, फिर सिक्योरिटी एक्सेस जो है उसको जो है वो आपने इवेल्यूएट करना है, और क्या रह गया? और डाटा को बैकअप करना। ये काम ऑपरेशनल फेज में, ऑपरेशन के दौरान आ रहे हैं, इनको एक्सपेंस आउट करने अनलेस क्राइटेरिया मीट हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ अदर खर्चों की बात भी उन्होंने की थी। वो क्या थे जी? सेलिंग, एडमिन, जनरल ओवरहेड्स को एक्सपेंस आउट कर रहे हैं अनलेस वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो जाएं इन प्रिपेयरिंग द वेबसाइट। ठीक हो गया। उसके बाद जो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज हैं उनको एक्सपेंस आउट करना है। और कुछ था? ट्रेनिंग भी क्या होती है? एक्सपेंस आउट होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? ये स्टार कहाँ लगा हुआ है? एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राफिकल डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट के बारे में क्या कहते हैं? दीज विल बी एक्सपेंस्ड व्हेन पर्पस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट इज सोलली, हाँ वो तो पता ही है, प्रमोशन ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, तो कहता है कि वही सारी चीज़ें अगर सिर्फ प्रमोशन के लिए हैं तो ये सारे काम तो उस वक्त भी हो रहे होंगे, लेकिन वो तो हम पहले ही कह आए ना कि अगर आपने एक्सटर्नल यूजर्स के लिए वेबसाइट बनाई है और मकसद सोलली क्या है? एडवर्टीजमेंट, तो फिर उसको क्या करते हैं? एक्सपेंस ऑफ। ठीक है जी, चलें अब आ जाएं ज़रा पास पेपर्स पे चलते हैं। एक नोट भी आज फिर बना लेते हैं ज़रा जल्दी जल्दी हैं। 5वां हो चुका, चौथा, 5वां, 6वां भी हो गया था, 7वां भी हो चुका है हमारा। ये हो चुका है, मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो बता दीजिएगा। 8वां कल करते हैं, कल देखते हैं। 9वां मैं आज कराता हूँ आपको, ये अभी करते हैं। उसकी वजह है ये नई चीज़ हमने पढ़ ली, इसी वजह से रुका हुआ था। ठीक है, उसके बाद 10वां हो चुका, कल किया डिस्कस हमने। नोट नहीं बनाया था मैंने, नोट एक ही बनाया था, फिर बस हो गई थी, है ना। इसको अभी 11वें को नहीं किया हमने, 12वें को नहीं किया हमने, 13वां 14वां नहीं किया, 15 हो गया था। चलो 16 अभी पहले कर लेते हैं। 16 क्योंकि पहले आपने करना है। ये मैंने गलती से एक बार होमवर्क भी दे दिया था, याद है? तो मैं अभी 16वां करवाऊंगा, वो 9वां आई थिंक कह के आया हूँ, जिंक वाला, वो करवाऊंगा। ये आपका होमवर्क होगा, 18वां आपका होमवर्क होगा। करवाना तो 19वां भी है, अब देखो होमवर्क में जाता है या क्या होता है। तो 21 और 18 तो आप होमवर्क लिख लेना।
21 होमवर्क में लिख लिया जी, 20 हो चुका है, 19 मेरी नीयत है कराने की, 18 भी होमवर्क में लिख लें और 16 पे आ जाएं। फटाफट करें जी। आपके पास 7 नंबर का सवाल मजाक ही है, कंप्यूट करना है कॉस्ट को और डिस्कस करें रीजंस जिस चीज़ को नहीं इंक्लूड किया। इस तरह के पहले भी आप सवाल कर चुके हैं 1-2, ठीक है। बस इसमें फ़र्क क्या पड़ गया, ये वेबसाइट कॉस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपके पास 7 नंबर का ये सवाल करने के लिए सिर्फ 3 मिनट है। अब आप कहोगे सर 7 × 1.8 करते हैं, बेटा ये वो इस तरह के सवाल होते हैं जिन्होंने बाकी ज़्यादा लगे हुए टाइम को कवर करना होता है। वो जब आप 18 × 1.8 करते हैं और लगा देते हैं घंटा पूरा उस सवाल पे, तो उसका टाइम भी तो कहीं से कवर करना है। MCQs में से होता है, ऐसे सवालों से होता है। जल्दी करें, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी भाई हमारी? आप ऐसा करें ना, यहाँ पे पार्ट 1 को क्लोज कर दें, थोड़ा बड़ा ना हो जाए पार्ट 2। चलो कोई बात नहीं, हो भी गया तो वैसे मैं 2-4 मिनट ब्रेक कर देता हूँ ना। पार्ट 1 को आप क्लोज करें और ऑनलाइन वालों ये 3 मिनट में ही आपने करना है।